अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम ओवेरियन साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। तो इस साइकिल में कुछ सीरीज ऑफ मंथली साइक्लिक चेंजेस आती है और वो चेंजेस नेचुरल चेंजेस होती है occurring in uterine endometrium in response to changes of ovarian hormones in blood। ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस आती है, जिसकी वजह से यूट्रस के इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम में चेंजेस आती हैं और इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। या चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि इसकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। तो इस तरीके से भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्राइमेट्स के ग्रुप का, यानी कि जो ह्यूमन एप्स या मंकीज़ का ग्रुप है उसको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। तो ये उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और ये फीमेल की लाइफ में फर्टिलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है तो वो फीमेल फर्टाइल फीमेल होती है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये स्टॉप हो जाता है लाइफ के स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो फिर हम कहते हैं कि ये फीमेल अब फर्टाइल नहीं रही है, अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में इसकी ड्यूरेशन होती है 28 डेज़, लेकिन इसमें कुछ डेज़ का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ सकता है, ±4 डेज़ इसमें चेंजेस आ सकती हैं। अकरिंग रेगुलरली इन फीमेल, तो जितनी डेज़ का भी साइकिल है उन डेज़ के कंप्लीट होने के बाद ये साइकिल अपने आप को फिर रिपीट करेगा। तो ये एक रेगुलर बेसिस पर अपने आप को रिपीट करता है। ये स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी की स्टेज में, जो कि फीमेल की लाइफ में 10 से 14 ईयर्स ऑफ एज में जो प्यूबर्टी की स्टेज है तो वो आ जाती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मेनार्की, और जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाता है यानी कि लेट 40s में या अर्ली 50s में, तो तब हम कहते हैं कि ये फीमेल का मेनोपाज स्टेज है। ये टेम्परली भी स्टॉप हो सकता है, टेम्परली भी सस्पेंडेड हो सकता है जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है, जेस्टेशन पीरियड, उसमें ये टेम्परली स्टॉप होता है। या वो मदर्स जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में भी ये साइकिल टेम्परली स्टॉप होता है, फिर बाद में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान में ये स्टॉप रहेगा टेम्परली। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस साइकिल की रेगुलरिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिस तरीके से डाइट है, इमोशनल स्टेट एंड एज ऑफ द फीमेल इफेक्ट आर डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम इस साइकिल में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं तो उसकी हम बात करें तो उसमें है हाइपोथैलेमस का GnRH, प्यूबर्टी की स्टेज में रिलीज होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन करेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होने लगते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ GnRH। तो जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका टारगेट होते हैं फोलिकुलर सेल्स, जो कि प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द सिंगल लेयर में अरेंज हुए होते हैं। तो उन सेल्स की डेवलपमेंट करना और उनको कन्वर्ट कर देना ग्रेफियन फोलिकल में और उनसे हार्मोन रिलीज करना यानी कि ईस्ट्रोजन, तो ये काम होता है FSH का। फिर ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है और इसका जो टारगेट होता है वो यूट्रस भी होता है, ये यूट्रस को थिक करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो उन्हीं मेच्योर ग्रेफियन फोलिकल्स को रप्चर करता है। उसके अंदर जो एग पड़ा हुआ होता है वो सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आ जाता है, तो उसको रिलीज़ करना, मतलब कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो रप्चर्ड फोलिकल सेल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देना इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो फिर वो रिलीज़ करता है दो हार्मोन्स, फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर यूट्रस की लाइनिंग को मज़ीद थिक कर देते हैं, लेकिन यूटेराइन लाइनिंग के ऊपर प्रोजेस्टेरोन बहुत एक्टिवली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एस्ट्रोजन।
तो जो FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इन दोनों का टारगेट ओवरीज होते हैं और ओवरीज में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनको रिलीज़ करवाते हैं ओवरीज से, और फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को तिक कर रहे होते हैं। तो ये हार्मोन्स अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब अपने आप को नॉर्मलाइज रखने के लिए ब्लड के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रहे होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। तो इस तरीके से ये अपनी लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो एग्जांपल है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बर्ड्स जब वो चाहते हैं कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करें, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और फिर उस घोंसले के अंदर एग्स ले करते हैं। उन एग्स से फिर बच्चे निकलते हैं, यानी कि उन एग्स की हैचिंग हो जाती है। फिर वो बच्चे उस घोंसले के अंदर, उस नेस्ट के अंदर रहते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, माँ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है और मदर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती रहती है। तो ये जो घोंसले बनाने वाला काम है, ये अल्लाह ताला ने फीमेल की बॉडी में भी रखा हुआ है। ह्यूमन फीमेल की बॉडी में भी यही मैकेनिज्म चल रहा होता है। उसकी बॉडी में भी अपने बच्चे के लिए एक घोंसला बनता है। वो एरिया जहाँ पर एम्ब्रियो ने आकर इम्प्लांट होना होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज हो जाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। इसलिए बन जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जाए और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहे। तो उस एरिया को प्यारा बनाया जाता है। और हर मंथ जो फीमेल है वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है ताकि वो अपना जो बच्चा है वो इस एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर सके, अपना एम्ब्रियो इसमें इम्प्लांट कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस यूटेराइन लाइनिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रप्चर कर देता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लड विजाइना से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि मेरे पास तो और भी एग्स पड़े हुए हैं। अब एक एग जो है तो वो बॉडी से अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में चला गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और एग को मैच्योर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो रही होती है तो उसी दौरान ही एक और एग को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको मैच्योर किया जाता है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये जो सारी चेंजेस हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का शेड होना और फिर एक दूसरे एग का सेलेक्ट हो जाना और उसकी मैच्योरेशन और हार्मोन रिलीज करना, तो ये सारा काम फीमेल की बॉडी में मंथली बेसिस पर हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी मंथली बेसिस पर अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो अब हम उन फेजेस को स्टडी करते हैं जो कि इस साइकिल के दौरान में हो रही होती है। तो 4 फेजेस में, 4 स्टेजेस में ये साइकिल होता है। फर्स्ट इसकी स्टेज कहलाती है मेंस्ट्रुअल स्टेज, जो कि 1st 5th डेज तक चलती है। नेक्स्ट है फॉलिक्यूलर स्टेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं या प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसके एंड से, यानी मेंस्ट्रुअल स्टेज के एंड से स्टार्ट होती है 6th डे से और 13th डे तक चलती है। फिर ओव्यूलेटरी स्टेज। ओव्यूलेटरी स्टेज साइकिल के एग्जैक्ट मिड डे पर होता है। अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पर होगा। अगर 30 डेज का साइकिल है तो एग्जैक्ट 15th डे पर होगा। तो ओव्यूलेटरी स्टेज। फिर है ल्यूटियल, सेक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जो ओव्यूलेशन से पहले आने वाली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी, और ओव्यूलेशन के बाद जो आने वाली स्टेज होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और ये 15th डे से 28 डेज तक चलता है और फिर 28 डेज के बाद वो साइकिल अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो बात मेंस्ट्रुअल स्टेज से दोबारा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है। साइकिल का मतलब ये है कि जहाँ से बात स्टार्ट हुई है वहीं पर आकर दोबारा बात एंड हो जाएगी। तो बाज़ बुक्स में इसको 3 स्टेजेस में भी लिखा होता है, क्योंकि उसमें इस फॉलिकुलर स्टेज को और इस ओव्यूलेटरी स्टेज को आप इसमें मर्ज किया हुआ होता है। तो हाँ, वो भी सही है और इस तरीके से भी सही होता है। तो अब हम इन चेंजेस को जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में आ रही होती है उसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हम एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस होगी उसको डिस्कस करेंगे। आप देख भी सकते हैं, कभी ये थिन हो जाता है, कभी ये थिक हो जाता है और कभी ये वापस थिन हो जाता है। तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चेंजेस आती है वो एक्चुअली इसकी डीप लेयर में नहीं आती है। इसकी डीप लेयर को हम कहते हैं बेसल लेयर, और जो इसकी टॉप की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर। तो ये चेंजेस इसके टॉप लेयर में यानी फंक्शनल लेयर में आती हैं।
तो आपने याद रखना है कि एंडोमेट्रियम की 2 लाइनिंग होती है। एक उसकी बेसल लेयर जो कि मायोमेट्रियम के करीब होती है, उसमें इस साइकिल के दौरान में चेंजेस नहीं आती है, बल्कि वो परमानेंट रहता है। जबकि जो चेंजेस है वो इसकी टॉप लेयर में आती है, और इसकी टॉप लेयर को हम फंक्शनल लेयर कहते हैं। फंक्शनल लेयर इसलिए कहा क्योंकि यही बेबी को इम्प्लांट करेगा और यही ग्लैंडुलर बनेगा। तो ये एंडोमेट्रियम में चेंजेस की हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम ओवरीज से रिलीज होने वाले हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ग्राफ से शो करेंगे। यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन यानी कि एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम डिस्कस करेंगे, और टॉप पर जो ओवरीज में चेंजेस आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे जो मैंने स्टेजेस लिखी हुई हैं उसमें है मेंस्ट्रुअल स्टेज, जो इस साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल स्टेज। और इस स्टेज के दौरान में ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग 1 से लेकर 5th डे तक कंटिन्यू रहती है। ये ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो रप्चर हो जाती है। क्यों रप्चर हो जाती है? क्योंकि उसको मेंटेन रखने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ब्लड विजाइना से ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल स्टेज। फिर नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है प्रोलिफेरेटिव स्टेज। इस प्रोलिफेरेटिव स्टेज में प्रोलिफेरेशन होती है इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। प्रोलिफेरेशन का मतलब ये है किसी चीज़ का दोबारा बन जाना। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होगा और वो इस लेयर के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और इस लेयर को बनाना स्टार्ट कर देगा, इसको ग्लैंडुलर बना देगा, इसमें ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज़। और प्रोलिफेरेटिव फेज़ में ईस्ट्रोजन की वजह से ये लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है एंडोमेट्रियम की। फिर इसी प्रोलिफेरेटिव स्टेज में जो 14th डे है इस साइकिल का, उस पर ओव्यूलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने इस 14th डे को इनसर्कल किया हुआ है, यहाँ पर ओव्यूलेशन होगी। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन भी आ जाता है हेल्प करने के लिए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के ऊपर। तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स इसमें बन जाते हैं, और वो जो ग्लैंड्स ईस्ट्रोजन ने पहले बनाए थे उन ग्लैंड्स को मज़ीद मॉडिफाई किया जाता है और उनको सिक्रीटरी बना दिया जाता है। मतलब कि अब इस स्टेज में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ग्लैंड्स इस तरीके से अपनी सिक्रीशन को, यानी कि जो ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स हैं, उनको यूट्रस की बॉडी में डालना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब तक प्लासेंटा नहीं बनता तब तक इनिशियल स्टेजेस को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इनकी न्यूट्रिशन। तो इस फेज़ को हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज़, क्योंकि इसमें ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है इस साइकिल के एंड में, तो ये जो लाइनिंग है ये वापस शेड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बात इस मेंस्ट्रुअल स्टेज से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हमने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चेंजेस को पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्यों प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज होता है और क्यों वो डिक्रीज हो जाता है। तो बात हम ओवरी में जो चेंजेस आ रही होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है कुछ प्राइमोर्डियल फोलिकल सेल्स इनसाइड द ओवरी। एफएसएच रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तो इनमें से एक एग को सेलेक्ट कर लिया जाता है, और एफएसएच के अंडर कंट्रोल ही यही जो सिंगल लेयर में फोलिकल सेल्स अरेंज हुए होते हैं प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द, तो उनकी जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और अंदर जो इनके प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ होता है तो उसकी भी मेच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जब ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो ये एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। तो इस एस्ट्रोजन की वजह से जो लाइनिंग होती है इस एंडोमेट्रियम की, उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। और यहाँ पे हम जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसको, उसका जो ग्राफ है उसको हम इंक्रीज शो करेंगे, क्योंकि ग्रोइंग फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं और वो एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर फॉलिकल्स मेच्योर हो जाते हैं और हम इन फॉलिकल्स को कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पे हम एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम लेवल तक लेकर चले जाएंगे, पीक तक लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स बहुत हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं तो इनके अंदर जो एग
पड़ा हुआ होता है वो अपने सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में आ जाता है। तो लिहाजा अब एस्ट्रोजन सिग्नल देता है कि FSH ना रिलीज़ हो, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फॉलिकल सेल्स को अच्छा खासा मेच्योर करवा दिया है और जो एग है तो वो भी इन फॉलिकल सेल्स के अंदर मेच्योर हो चुका है। तो अब FSH रिलीज़ होना स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोजन सिग्नल दे रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो FSH है वो पीक तक गया था, लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल पीक तक गया तो इसने FSH के लेवल को डिक्रीज़ कर दिया, और जो एस्ट्रोजन का लेवल है, सॉरी, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है वो इस एस्ट्रोजन की वजह से पीक तक चला गया। तो जब ये पीक तक गया, जब ये बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इसने उन ग्रेफिन फॉलिकल्स को रप्चर करवा दिया और वहाँ से सेकेंडरी oocyte को ओव्यूलेट करवा दिया। तो जो रप्चर्ड फॉलिकल सेल्स है फिर उनसे कॉर्पस ल्यूटियम भी बना दिया। तो ये इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बहुत हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और कम क्वांटिटी में एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो आप देख भी सकते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तब इंतहाई पीक पर चला जाता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और जो एस्ट्रोजन का लेवल है तो वो डिक्रीज होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से इतने अमाउंट में नहीं रिलीज हो रहा होता है जितना ग्रेफिन फॉलिकल्स ने रिलीज किया था। तो ये जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत पीक पर इसलिए चला जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उसको रिलीज कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte है, जब ये यहाँ से ओव्यूलेट होकर जाता है तो इसके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, या तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, या ये नहीं फर्टिलाइज होगा और बॉडी से इसी सूरत ही में बाहर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो उस केस में हमें इस कॉर्पस ल्यूटियम को थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जो ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन वो ना सिर्फ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है, बल्कि जब एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन लाइनिंग में तो उस इम्प्लांटेशन को भी मेंटेन रखता है। बेबी को अपनी मदर की बॉडी में मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। बेबी एबॉर्ट ना हो जाए इस चीज़ के लिए प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा होता है। तो अब तो हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ये एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट रहे, तो उसके लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए और प्रोजेस्टेरॉन के लिए हमें कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए होता है। तो अब हम इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना चाहेंगे। इसकी जो मेंटेनेंस है वो एक हार्मोन की वजह से होती है, और वो हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, उसको एम्ब्रियो के सेल्स रिलीज करते हैं। एम्ब्रियो जब बन जाता है तो उसकी जो आउटर सेल्स होते हैं वो उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाद में जब प्लासेंटा बन जाएगा तो प्लासेंटा से भी वो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होगा जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ होगा इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन हम उसको कांस्टेंट शो करेंगे, सीधी सीधी लाइन से शो करेंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़्यादा ही रहेगा। और इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी हम इस तरीके से थिक ही शो करेंगे। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि वो एग ओव्यूलेट होकर गया लेकिन वो स्पर्म के साथ कंबाइन ना हो सका, उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो सकी, तो अब तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो प्लासेंटा भी नहीं बनेगा, तो वो पर्टिकुलर हार्मोन नहीं रिलीज हो पाएगा, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम 1 वीक के बाद ये डीजेनरेट हो जाएगा, और इसकी डीजेनरेटेड फॉर्म को हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। तो फिर हम इस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को और इस एस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब इनको रिलीज करवाने वाला कॉर्पस ल्यूटियम बाकी नहीं बचा। तो अब क्या हो जाएगा, यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी और रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पे बात दोबारा से मेंस्ट्रुअल स्टेज से ही स्टार्ट हो गई थी, जो हमने कहा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ना होने की वजह से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो जाती है। क्यों रप्चर हो जाती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो FSH का लेवल है
ये इसका ग्राफ हम तब तक ज़्यादा शो करवाते हैं जब तक वो फोलिकल सेल्स की ग्रोथ करवा रहा होता है और उनसे ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाता है। जब ईस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाता है तो वो FSH को डिक्रीज़ कर देता है। हम इस ग्राफ को नीचे ले आएंगे क्योंकि फिर तो FSH का कोई रोल बाकी ही नहीं रहता, क्योंकि उसने तो फोलिकल सेल्स की मेचुरेशन करनी थी, उसने तो एग को मेच्योर करना था। अब वो चूँकि मेच्योर हो चुके हैं, इसलिए FSH का लेवल डाउन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन करता है और इस रप्चर्ड फोलिकल सेल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी कोई काम बाकी नहीं बचता, इसलिए ये ग्राफ नीचे आएगा। तो ये हमने ग्राफ्स को समझ लिया। अब हम कहते हैं कि जो ईस्ट्रोजन है ये किस तरीके से FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब ग्रेफिन फोलिकल्स बन जाते हैं तो जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस टाइम पे FSH बहुत पीक अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ये डिक्रीज़ करवा देते हैं FSH के लेवल को, क्योंकि फिर उसका रोल बाकी नहीं बचता है। और जो इंक्रीज लेवल होता है ईस्ट्रोजन का ये सिग्नल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज़ होने के लिए। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, जिसकी वजह से बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन और कम क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हाई क्वांटिटी में रहते हैं, तो तब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से कोई दूसरा एग मेच्योर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक का सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से वो FSH का लेवल या जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको रिलीज़ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो साइकिल है वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये साइकिल वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने चेंजेस की बात कर ली। अब हम इसको थ्योरी में भी पढ़ते हैं इन चेंजेस को। मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस। तो सबसे पहली जो फेज़ है इसकी दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से लेकर 5th डे तक चलती है। इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, लेकिन ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जस्ट फंक्शनल लेयर की शेडिंग होगी, जो उसकी बेसल लेयर है यानी कि उसके जो डीपेस्ट पार्ट है एंडोमेट्रियम की उसकी शेडिंग नहीं होगी। और ये शेडिंग विजाइना के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस शेड में सिक्रीशन होती है एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स की, चूँकि वो बने हुए होते हैं तो फिर वो रप्चर हो जाते हैं तो उसकी सिक्रीशंस भी इसमें आ जाती हैं। एंडोमेट्रियम की वॉल की वो सेल्स होते हैं जो एंडोमेट्रियम को बना रहे होते हैं। एंड ब्लड फ्रॉम द ब्रोकन कैपिलरीज, तो ये सारा मटेरियल, ये सारा सेलुलर डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी से विजाइना के थ्रू रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट 5 डेज तक ये ब्लीडिंग होती रहती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल स्टेज। अब नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर स्टेज या प्री ओव्यूलेटरी या प्रोलिफरेटिव। तो इस केस में FSH का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये एक्ट करता है फॉलिकुलर सेल्स पर, तो इसलिए हमने इसको फॉलिकुलर स्टेज कहा हुआ है। स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ मेंसेस, मतलब जो मेंस्ट्रुअल स्टेज है उसके एंड में, उसके 6th डे से ये स्टार्ट हो जाता है और जो ओव्यूलेशन का जो डे है उस तक ये चलता रहता है। During this stage, 1 or more eggs start increase in size. The follicular cells, which is arranged around the developing egg, arrange themselves into many layers. और फिर उस दौरान में वो एक कैविटी भी इन्हीं एग्स के इर्द गिर्द बना देते हैं और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड, और यही फ्लूइड उस जो एग है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी, और फ्लूइड को हमने कहा फॉलिकुलर फ्लूइड। As the follicle undergoes maturation, it develops into a matured structure that is called Graafian follicles, which secrete estrogen. और एस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग को सॉफ्ट बनाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स को बनाता है, जिसकी वजह से वो एरिया सॉफ्ट हो जाता है, वो एरिया स्पॉन्जी हो जाता है।
तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज, क्योंकि इसमें जो बेसल लेयर होती है वो उसके ऊपर, उसके टॉप लेयर पे एक फंक्शनल लेयर बन जाती है, दोबारा से बन जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन फोलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं फोलिकुलर स्टेज। अब ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है, एक तो हमने कहा कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ ताल्लुक़ रखता है, यूट्राइन लाइनिंग के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। एक काम इसका ये भी है कि जो यूट्रस की ओपनिंग है यानी कि सर्विक्स, नॉर्मल डेज में वहाँ पे एक विस्कस सा म्यूकस प्लग लगा रहता है। तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इस सर्विक्स की जो म्यूकस प्लग है उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, उसको थिन बना देते हैं, उसमें क्रिस्टलाइन चैनल्स इस तरीके से बना देते हैं, रस्ते बना देते हैं उसमें। ये इसलिए बनाते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं तो वो इजीली यूट्रस के अंदर आ सके और फिर यूट्रस से होते हुए वो ओविडक्ट में आ सके। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल बना रहे होते हैं। तो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो कि ओव्यूलेशन से एक दो दिन पहले बहुत पीक लेवल में रिलीज होता है एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस वो डिक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रेफिन फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको रप्चर करते हैं, वहाँ से ओवा को रिलीज करवा देते हैं। तो फिर ये ओवा जाता है ओविडक्ट में और वहाँ पे अगर स्पर्म्स मौजूद है तो उनके साथ कंबाइन हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसी सूरत में ही बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये एग्जैक्ट मिड डे पर होता है उस साइकिल के, तो इसलिए अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पर होगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन, जिसमें अंडर द कंट्रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एग अपने फोलिकुलर सेल से रिलीज हो जाता है। और जो इसका नेक्स्ट फेज है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल स्टेज, सेक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी। सेक्रेटरी इसलिए कहा क्योंकि ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को डालना स्टार्ट कर देंगे। जब इंक्रीज लेवल हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तो ये ग्रेफिन फॉलिकल्स को रप्चर कर देते हैं और उनसे कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम पे प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई क्वांटिटी में और एस्ट्रोजन को कम क्वांटिटी में रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हार्मोन्स यूट्रस के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन होना है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को रिलीज करवा सके। तो इसको कौन मेंटेन रखता है? जो जाइगोट है वो सिंगल सेल होता है, जब उसकी डिवीजन हो जाती है तो वो इस तरीके से बॉल ऑफ सेल्स बना देता है, एक मास बना देता है बॉल की तरह। तो इसके जो आउटर लेयर्स होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये हार्मोन बाद में जब प्लासेंटा बन जाएगा तो प्लासेंटा से भी बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज होगा। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पहुंचता रहता है हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से ओवरी कोई दूसरा एग नहीं मैच्योर करती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इसी कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट हो जाना है और इसने कॉर्पस एल्बिकन बना देना है और ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद डीजेनरेट हो जाता है क्योंकि एम्ब्रियो नहीं बना तो HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को, तो वो अपनी सिक्रीशन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। शेडिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया है, तो मेंस्ट्रुअल स्टेज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। साइकिल अपने आप को रिपीट कर लेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इस तरीके से यूट्रस अपने आप को नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर लेता है। तो ये हमने स्टडी किया मेंस्ट्रुअल साइकिल को। पहले इसमें मेंस्ट्रुअल स्टेज होती है जिसमें हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल स्टेज में ब्लीडिंग होती है क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं होता है, तो वो जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो रप्चर हो जाती है, लेकिन उसकी टॉप लेयर रप्चर होती है यानी कि उसकी फंक्शनल लेयर। फिर आती है नेक्स्ट स्टेज यानी कि प्रोलिफरेटिव स्टेज। इसमें प्रोलिफरेशन होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा से बन जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन।
फिर ईस्ट्रोजन की हेल्प करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन भी आ जाता है, तो वो उस लाइनिंग को मज़ीद थिक कर देता है, उसको ग्लैंडुलर बना देता है, वो अपनी सिक्रीशंस डालना स्टार्ट कर देते हैं यूट्रस में, ताकि इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को नहीं रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से लेवल डिक्रीज़ हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको मेंटेन रखने वाला कोई नहीं होता है, तो वो लाइनिंग रप्चर हो जाती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो विजाइना से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो गया है। तो ये सारा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी जो चेंजेस आती हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, जो चेंजेस आती हैं और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनमें, उनके लेवल में चेंजेस आती हैं, और जो ओवेरियन हार्मोन्स में चेंजेस आती हैं।